चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश के वित्त बजट पर, जो कि दिल्ली के दोनों सदनों में, दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से वित्तीय बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में जो घमासान चल रहा है उसको इस तरीके से देखिए कि सत्ता ये चाहती है कि उसके बिल को किसी तरीके से, उसके वित्तीय बजट को बिना विरोध के स्वीकृति मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बार जो यूथ ब्रिगेड संसद के दोनों सदनों में पहुंची है उसने सरकार की नाक में नकेल कस रखी है कि जितने भी यंग एज के सांसद सदनों में पहुंचे हैं वो सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार और उनके मंत्री अपने वित्त बजट को लेकर विपक्ष को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बजट आया है ये जन कल्याण का बजट है। वहीं दूसरी तरफ जो सांसद हैं वो इस बात पर, विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, वो इस तरीके से तर्क रखकर सरकार की जो पोल खोल रहे हैं उससे सरकार बुरी तरीके से भिन्ना गई है। वो समझ नहीं पा रही कि किस तरीके से इस यंग ब्रिगेड का मुकाबला कैसे करें। उन्हीं यंग ब्रिगेड ने आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं राघव चड्ढा एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं क्योंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। जब भी वो राज्यसभा में अपनी बात रखते हैं तो बहुत ही तथ्यपरक सूचनाओं के साथ में वो सरकार की पॉलिसियों का जिस तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं उससे सरकार और वित्त मंत्रालय बुरी तरीके से तिलमिला जाता है। पिछले बार जब राघव चड्ढा ने टैक्स को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्रालय की पोल खोली उससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुरी तरीके से बौखला गई और उन्होंने राघव चड्ढा के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा इनकी शैक्षिक योग्यता पर शक किया जा सकता है कि वो ऐसे अतार्किक तथ्यों को सामने रख रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा
जब भी अपनी बात को रखते हैं तो वो इतनी सामान्य और सरल भाषा में सबके सामने रखते हैं कि आदमी जन सामान्य का आदमी भी उनकी बात को समझने लगता है। उन्होंने अभी हाल में जो राज्यसभा में वित्त बजट पर अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि किस तरीके से आम आदमी की जो टैक्सों के भंवर जाल में आदमी फंसा है, उसकी शुरुआत परिवार में आने वाले बच्चे से लेकर, बच्चे जन्म लेने से लेकर उसकी घर में डेथ होने तक किस तरीके से टैक्सेस का भार उनके ऊपर पड़ता है। यानी उन्होंने बताया कि जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, जब प्रेगनेंसी होती है, उसी समय से उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ पड़ने लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इस हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उसमें GST भी लगी होती है, यानी पैदा होने के तुरंत बाद से ही GST शुरू हो जाती है। बच्चे के खाने पीने और लालन पालन में जिस तरीके से सरकार ने टैक्स की भरमार कर रखी है, बच्चा जब स्कूल जाता है पढ़ने, उसको स्कूल की स्टेशनरी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों को फैसिलिटी के नाम पर स्कूल उनसे चार्ज करते हैं। वहाँ भी बच्चा किताब लेने जाता है, कॉपी लेने जाता है तो स्टेशनरी तक पर GST लगा रखी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी धन संपन्न लोग हैं उनके लिए सरकार हमेशा उदार रहती है। यानी सोना चांदी और जेवरात, जो हीरे मोती जो खरीदने वाले लोग होते हैं, उनको सरकार रियायत देती है। यानी कि हवाई जहाज से जाने वाला शख्स अगर प्लेन लेट होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से सरकार सुविधा मुहैया कराती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रेन में अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो सरकार दोनों तरफ से फ़ायदे लेती है। जब आरक्षण करता है उसके बाद उसमें तो चार्ज लेती है, साथ में जब वो रिजर्वेशन कैंसिल कराता है उसके बावजूद सरकार उनसे पैसा काटती है। इस तरीके से आप इस वीडियो को देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि राघव चड्ढा ने जो बातें कही हैं, जो बातें समझाई हैं, क्या वो आपके हिसाब से कैसी हैं? आप क्या उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं? तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हम आपकी राय को अपने वीडियो में शामिल कर सकें। नमस्कार। चड्ढा दी 10 मिनट। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you, but to tax you. और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब
इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज, बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है, और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है, अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है। तो तमाम तरीके के सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। इस बीच जब आप 18 साल के होते हैं और पहली बाइक या पहला स्कूटर खरीदते हैं, उस बाइक और स्कूटर पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। शुक्रिया मैडम कि आपने मुझे बैंकिंग बिल 2024 पर बात करने का मौका दिया। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है, और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं,
लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 23-24 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सर्विसेज संबंधी कंप्लेंट्स आई हैं। और ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जिन लोगों को पता था कंप्लेंट कैसे दर्ज करानी है और उन्होंने दर्ज कराई। न जाने ऐसी कितनी कंप्लेंट्स होंगी जो सिस्टम में कैद ही नहीं हुई। इसी के साथ साथ बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 45% बैंक कस्टमर्स बैंकिंग व्यवस्था से डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विसेज का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑडिट कराना चाहिए सरकारी बैंकों का, कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशंस सरल हैं, अच्छी हैं, या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं मैडम। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है, और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम, बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है, या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। और जब वे साहूकार के पास जाता है तो ना वहां पेपर वर्क होता है, एक इजियर एक्सेस होता है, फियर ऑफ बैंक और इलिटरेसी नहीं होता। बहुत बार तो मॉर्गेज पे भी कुछ नहीं रखना पड़ता, इसलिए वो साहूकार से ब्याज पे पैसा उठाता है। लेकिन साहूकार उसे मनमानी दाम पर वो ब्याज पर पैसा देता है। 60 से 80% सालाना का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है, और वो बेचारा गांव का भोला भाला आदमी डेट ट्रैप में फंस के रह जाता है। मेरी तीसरी बड़ी समस्या जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा वो है साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 में 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया। और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी थेफ्ट के साथ साथ उतना ही जरूरी है डेटा थेफ्ट। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसबीआई के 3 मिलियन कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया और तमाम बैंकिंग हिस्ट्री लीक हो गई। 2021 में मोबीविक का 8.2 TB का केवाईसी डेटा ही लीक हो गया। 2021 में एक पेमेंट गेटवे जस्ट पे का 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड्स लीक हो गई।